Good evening, students. Let's welcome to the last chapter of our environment. Go through this chapter, or you have to find out the clear vision of each and everything. So, first question: the use of several pesticides, which result in excessive accumulation of pesticides in rivers and ponds, is a matter of deep concern. Justify this statement. क्वेश्चन कह रहा है कि सेवरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम एक लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड्स को कलेक्ट कर रहे हैं रिवर्स एंड पॉन्ड्स में। ये बहुत ही सोचने का सब्जेक्ट है, आपको जस्टिफाई करना है। आंसर इज सेवरल पेस्टिसाइड्स आर टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम वाटर बॉडीज। वो एब्जॉर्ब ही होते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड सॉइल टुगेदर विद वाटर एंड मिनरल्स। एक ही रास्ता, वो पहुंच जाते हैं फूड चेन में। ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं होते और एवरी ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है? गिव एन एग्जांपल। कैन ए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम? तो ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स एंड वाटर बॉडीज, दे absorbed by plants from the soil together with water and minerals that are human made ecosystem. एक ही रास्ता है ये फूड चेन्स के थ्रू जाने का और ये सब्सटेंस आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ह्यूमन, यहाँ पे ये जो आंसर्स इन्होंने लिखा है ये गलत है। एक्चुअली ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जो एक्वेरियम है और कई चीज़ें हैं, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग तभी बन सकता है जब उसमें नेचुरल चीज़ें रखी जाए, लाइक एज ए जू, सेंचुरीज, इन सभी चीज़ों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ए क्रॉप फील्ड कंसिडर्ड एज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? फर्स्टली हमको ये समझना है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर वंस जो ह्यूमन जिसमें अपना अल्टरनेशन दे सकता है या मेंटेन कर सकता है अपने ज़रिए, अपने फ़ायदे के लिए। जो अनटेम्ड फॉरेस्ट एरियाज़ होता है उसको एग्रीकल्चर फील्ड के पीस की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें कई क्रॉप्स उगाई जाती हैं। डिसेंट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, सीडिंग अच्छी की जाती है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी दी जाती है, इसीलिए वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। इसमें किया क्या जाता है, स्टेप 1 में दिस ग्रुप इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एल्गे, और वो अपने आप प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड, प्लांट ईटिंग हर्बीवोर उसमें यूज़ किए जाते हैं। थर्ड, कार्निवोर यूज़ किए जाते हैं जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, नेक्स्ट लेवल। और देन कार्निवोर जो कि अदर कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है फूड चेन का। नो वाटर कंज्यूमर, ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फीड करते हैं या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे और अपना फूड खुद फॉर्म नहीं करते बट सिंथेसाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक सोर्सेज कॉल्ड एज ए कंज्यूमर। 4 कैटेगरीज जिसमें कंज्यूमर क्लासीफाई होते हैं वो है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड पैरासाइट्स। 2 हार्मफुल इफेक्ट आपको लिखने हैं प्लास्टिक बैग्स के। ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। प्लास्टिक बैग्स एक तरीके के गार्बेज हैं जिसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल नहीं बोल सकते, मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं होते तो इन्वायरमेंट में डैमेज करते। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड मॉस्क्विटो या ट्रांसमिटिंग डिजीज को एक वे देते हैं, लाइक एज ए मलेरिया एंड डेंगू फीवर, जिससे अनहाइजीनिक कंडीशन आती है पब्लिक एरियाज में। प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करने का ऑप्शन है, जूट बैग्स को आप यूज़ करो एज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो कि यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। नाउ लिस्ट 2 प्रैक्टिस दैट कैन फॉलो एंड डिस्पोज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर होम। देखो, वेस्ट जो हमारे होम्स में प्रोड्यूस होता है, बिजनेस में, हॉस्पिटल्स में, वो
सेपरेटली प्रोड्यूस होना चाहिए। लैंड फिलिंग इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्पोजिंग ऑफ ट्रैश इज अ लो लाइंग कंडीशन। एडिशनली वेस्ट को डिस्पोज करना एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका डिस्पोज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिटिंग एंड इंसिनरेशन। सिक्स क्वेश्चन इज फूड चेन जनरली 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल्स का होता है, ऐसा क्यों? देखो 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल्स का जो फूड चेन होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो 10% होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता जाता है और एक लास्ट लेवल पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बर्ड की जो बॉडी होती है उसमें हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है डेंजरस मटेरियल के कंसंट्रेशन की। सेवेंथ क्वेश्चन, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें होती हैं और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। एक ब्लॉक डायग्राम जिसमें आपको फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा हो। ये जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम का ये ऑलवेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का कंज्यूमर, कंज्यूमर डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर प्रोड्यूसर को भी डायरेक्टली डिकम्पोज करता है। प्रोड्यूसर से हीट लॉस होती है, कंज्यूमर से हीट लॉस होती है और डिकम्पोजर से भी हीट लॉस होती है। एट्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो पहली चीज़ है हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा by encouraging the use of recycling materials and reduce the use of throwaway things. We lessen the issue of garbage. Separating garbage that is a biodegradable from that is not before decomposing. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable? तो एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सब्सटेंस है जिनको हम तोड़ नहीं सकते नेचुरली, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सब्सटेंस है जिनको हम इजीली तोड़कर डिग्रेड कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल में प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फॉल, ये सब बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। रबर, प्लास्टिक, केमिकल, पेंट्स, प्लास्टिक फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से जैसे कि किचन वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं। जो डिकम्पोज होने का एक स्पीड है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बहुत फास्ट है और डिकम्पोज होने की स्पीड नॉन बायोडिग्रेडेबल में बहुत ही स्लो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई में कैपेबिलिटी होती है कि वो इस तरह के मटेरियल को डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे? बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल को ये नेचुरल एजेंट्स कंट्रोल या डिग्रेड नहीं कर पाते। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है लाइन के पास, तो कितनी प्रोड्यूसर में होगी? आपको सभी को पता है कि 10% लॉ के हिसाब से ही 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। हाँ, एक और चीज़, अगर सनलाइट ट्रैप होगी, सनलाइट अगर प्रोड्यूसर से ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब प्रोड्यूसर में ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप ये समझ लो कि केवल 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट से ट्रांसफ़र होगी प्रोड्यूसर में। तो जस्ट लाइक एज एग्जांपल, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सनलाइट में 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है, तो प्लांट में कितना होगी? तो 10,000 का 1% ही ट्रांसफ़र होगी प्लांट में। फिर प्लांट से कंज्यूमर, चाहे वो हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो, कहीं भी हो, उन सभी में 10% लॉ लगता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ एनर्जी, इसमें 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर में 1000 होगी।
बिकॉज 1000 जूल ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुई है 100 जूल में। खैर इसके हिसाब से तो गलत है, क्योंकि लॉयन हमारा प्राइमरी टारगेट तो है नहीं, प्रोड्यूसर एज ए प्लांट है, तो लगभग 10,000 होनी चाहिए। 10,000 जूल ऑफ एनर्जी होगी तो डियर जब उसको ईट करेगा तो 1000 उससे ट्रांसफ़र होगी, और 1000 का 100 जूल शेर में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि लॉयन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिकम्पोजर, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन मूवमेंट। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिज्म known as a decomposer are responsible for decomposing by degradation। जो भी डिकम्पोज करते हैं वो है फंगस एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर का रोल होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल में बदल देते हैं, लाइक एज ए कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये कंज्यूम करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, और ये स्टॉप कर देते हैं उनके स्ट्रेंच और स्प्रेड होने पर, तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इजली हो जाता है। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन एंड वाटर पर डिपेंड होता है, और ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। फुल नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हेलोजन होता है एक फंक्शनल ग्रुप जो कि डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स है एक गिवन एरिया पे अगर वो प्रेजेंट है तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ये डिजास्टर्स प्रोड्यूस कर देगा, जैसे कि फ्लड, फॉरेस्ट फायर, हैबिटेट लॉस, इरोजन, सभी चीज़ें। 10% लॉ क्या है, एग्जाम्पल के ज़रिए बताना है। हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। 10% रूल यूज्ड होता है अप्रॉक्सीमेट एक सैंपल की तरह विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर सैंपल का साइज लेस देन 10% ऑफ पॉपुलेशन साइज है, जो ट्रायल है वो ट्रीट इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा। हर स्टेप पर फूड चेन में केवल और केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, और जितना ऊपर ट्रॉपिक लेवल जाएगा उतनी ही कम एनर्जी वहाँ पहुँचेगी। 6 टाइप के नेचुरल इकोसिस्टम, तो एक फॉरेस्ट हो गया, सेकंड ग्रास लैंड, थर्ड टुंड्रा, फोर्थ डेजर्ट, फिफ्थ फ्रेश वाटर एंड 6 मैराइन। A lot of waste is generated in the neighborhood. However, almost all of it is biodegradable. What impact will it have to environment? Another would issue आ जाएंगे। गार्बेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट एप्रोप्रिएट मोमेंट पर किया जाना चाहिए, नहीं तो वो हार्मलेस नहीं होता है। लेकिन इतने ज़्यादा डिकम्पोजर्स हम लोगों के पास नहीं होते कि इतना सारा वेस्ट को डिकम्पोज कर दें, तो उसमें फ्लाई ब्रीडिंग होने लगेगी, इलनेस स्प्रेड हो जाएगी। कुल्लर्स एंड डिस्पोजेबल पेपर कप्स बोथ आर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्लास्टिक कप। विच वन ऑफ दिस टू इज़ द बेटर अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक कप। देखो, कुल्हड़ कप को कंसिडर्ड मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा जा सकता है एज ए पेपर कप, क्योंकि वो नेचुरल क्ले से बनते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, वो लैंडफिल भी नहीं कंट्रीब्यूट करते। एडिशनली जो प्रोडक्शन है कुल्हड़ कप्स का वो मिनिमम एनर्जी लेता है, फर्दर रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स। हालांकि गार्डन को क्रिएट किया है मैन ने, बट दे कंसिडर एज ए इकोसिस्टम। गार्डन्स एक इकोसिस्टम की तरह है बिकॉज वो ह्यूमन से बनाया गया है। एबायोटिक फैक्टर्स लाइट, विंड, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब अफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ को, तो इसलिए उसको हम लोग एक इकोसिस्टम की नज़र से देखते हैं। वी डू नॉट clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Why? Ponds or lakes, natural ecosystem.
उसमें नेचुरल डिकम्पोजर्स होते हैं और क्लीनर्स होते हैं जो कि उसको क्लीन करते रहते हैं, तो हमें उनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल बिल्ड इकोसिस्टम है जिसमें हर एस्पेक्ट पर नेचुरल इकोसिस्टम नहीं आता। ओजोन फॉर्म कैसे होती है हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे, और डैमेज ऑफ ओजोन कॉज अ कंसर्न व्हाई। जब भी अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो वो फ्री ऑक्सीजन एटम्स प्रोड्यूस करती है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके O3 बना लेते हैं। हालांकि ओजोन एब्जॉर्ब होती है और सील्ड करती है सन की हार्मफुल यूवी रेज को, इसीलिए ये रीज़न ऑफ कंसर्न है कि उसके डिक्रीज होने पर हम लोगों के यूवी रेज डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चंस ऑफ हेरिडिटी, सॉरी, आवर इन्वायरमेंट। इसके पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड राइट इट आउट एंड लर्न इट थ्रोली। ना राइट करो तो कम से कम लर्न कर लो इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।